अगेंस्ट गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मू यिंगचान पूरी स्पीड से भागते हुए महसूस कर रहा था कि पीछे हेवन थ्वार्टिंग फॉर्मेशन की ओरा खूट रही है। थोड़ा सा सुकून आया क्योंकि वो और जुओ हानशु अपोजिट डायरेक्शंस में भाग रहे थे। अगर युन चे ने जुओ हानशु का पीछा किया तो फिर उसके पास मू यिंगचान को चेस करने का टाइम नहीं होगा। लेकिन कुछ ही पल में उसे महसूस हुआ कि हेवन थ्वार्टिंग फॉर्मेशन की ओरा एकदम से गायब हो गई। ऊपर से जुओ हानशु की ओरा भी तेजी से कम होने लगी। मू यिंगचान ने अपने आप ही सिर घुमाया और देखकर उसका बस खून जम गया। युन चे की फिगर उससे 5 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर थी। उसका जिस्म एक पल में ही बहुत भारी हो गया, चेहरा बिल्कुल सफेद। उसने पूरे जोर से अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन जब दोबारा पीछे देखा तो युन चे अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था। इस बार तो उसका गाल ब्लैडर भी फटने को था। एक प्रॉपर लेवल 9 मोना की फुल स्पीड ऐसे लग रही थी जैसे वो बस धीरे चल रहा हो। अब आगे उसे समझ आ गया कि भागना बेकार है। उसने दांत कस लिए, अचानक पलटकर सामने हुआ। उसके हाथ में एक साथ 7.5 फुट लंबी व्हाइट शाइन वाली लॉन्ग स्वॉर्ड आ गई। स्वॉर्ड एनर्जी की इतनी तेज लहरें फैली कि आसपास का स्पेस खींचने लगा। अगर शुआन युआन वेंटियन प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन था तो मू यिंगचान जोर क्लाउड कॉन्टिनेंट का तलवार का बादशाह था। उसके हाथ में व्हाइट जेड इंपीरियल ड्रैगन स्वॉर्ड ऐसी तलवार थी जो बाकी सारी तलवारों के ऊपर राज करती थी। इसमें प्रोफाउंड एनर्जी भरते ही ब्लेड के सिंपल एक स्वीप से आसमान तक हिल जाता, ड्रैगन की गरज तक सुनाई देती। उसने चीख कर अपनी अल्टीमेट टेक्निक का नाम लिया, सोरिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन। व्हाइट जेड इंपीरियल ड्रैगन स्वॉर्ड हवा में बहुत ही खूबसूरती से घूमती एक बड़ा सर्कल जैसा स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनने लगा। जैसे ही मू यिंगचान ने 360 डिग्री के लगातार तीनों तरफ से स्वॉर्ड स्ट्रोक्स दिए और बस 6 स्ट्रोक्स बचे थे फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए, तब युन चे जो उसकी तरफ दौड़ रहा था अचानक उसकी नजर से गायब हो गया और उसके हाथ से व्हाइट जेड इंपीरियल ड्रैगन स्वॉर्ड भी साथ में गायब हो गई। मू यिंगचान पूरा का पूरा जम गया। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ये तो ठीक था कि युन चे कैसे गायब हुआ ये समझ से बाहर था, लेकिन ये स्वॉर्ड जो उसके जिस्म का हिस्सा जैसी लगती थी वो अचानक हाथ से कैसे गायब हो गई, जैसे उसे खाली स्पेस ने निगल लिया हो। पीछे से युन चे की ठंडी डिटैच आवाज आई, बिल्कुल बेकार में टाइम वेस्ट करवा दिया। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, एक बहुत ही बड़े बयान से बाहर फोर्स ने मू यिंगचान की पीठ में जाकर धमाका किया। मू यिंगचान के 7 छेद से एक साथ खून निकलने लगा। उसकी प्रोफाउंड वेंस और कॉन्शियसनेस उसी पल टूट गए और वो घूमता हुआ सीधा नीचे गिरने लगा। जब युन चे ने मू यिंगचान से ली हुई व्हाइट जेड इंपीरियल ड्रैगन स्वॉर्ड पर हाथ फेरा, उसका ब्लेड यंग लड़की की स्किन की तरह नरम शाइन से भरा लग रहा था, जिसमें बहुत ही घना ट्रू ड्रैगन का ओरा था। उसने धीमे से कहा कि होंगर को फिर से कुछ टेस्टी मिल जाएगा। फिर स्वॉर्ड को स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर रख दिया और नीचे उतरने लगा, जो आइस कुछ किलोमीटर तक फैली हुई थी। उसमें तीनों सेक्स के सब लोग जम गए थे। सबसे कमजोर थ्रोन्स थे, सबसे स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स। कोई एक भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रख सकता था, आवाज तक नहीं निकल सकती थी। अगर पुराना युन चे होता तो शायद ये सब लोग अब तक लाशों का समंदर बन चुके होते, लेकिन अब ये सब सिर्फ आइस में सील थे, एक भी नहीं मरा। जुओ हानशुओ, डुआन हैशा और मू यिंगचान को एक जगह पर एक के ऊपर एक रख दिया गया था। उनकी आंखें बिल्कुल खोखली, मुंह से झाग निकल रही थी। पूरा जिस्म बिना हड्डियों का पेस्ट लग रहा था। सिर्फ कभी कभी हाथ पैर फड़क जाते। वो जिंदा तो थे, लेकिन एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की टॉप लेवल की जो स्ट्रेंथ थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। युन चे ने आज इतना हंगामा खड़ा किया, फिर भी एक आदमी नहीं मरा। अगर बर्निंग हेवन क्लैन के मर चुके लोग ये देख लेते तो शायद जहन्नुम से भी वापस आकर जोर जोर से चीखते कि ये कैसे मुमकिन है। ये लोग उनमें से कुछ थे जिन्होंने उस वक्त युन चे को मौत तक धकेला था। अगर आज वो नहीं आता तो युन गु की जान पक्की खत्म थी। 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस ने तो ग्रैंडवे क्लैन तक को बर्बाद कर दिया था और लगभग युन चे और लिंगर को फिर से अलग करवा ही दिया था। फिर भी युन चे ने किसी को नहीं मारा। यह सब सिर्फ युन गु की वजह से था। सिर्फ इसलिए नहीं कि युन गु किसी की भी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर युन चे इन सबको मार देता, फिर भी मास्टर उनकी मौत का बोझ अपने दिल में रखेंगे। शायद पूरी जिंदगी खुद को ही दोष देते रहेंगे। जब मार ही नहीं सकता था तो युन चे ने सोचा कि इन्हें मास्टर के लिए छोड़ देना ही बेहतर है। शायद इसी को कहते हैं कि उनके लिए कुछ अच्छा कर दिया। उसने प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क को बुलाया और उसमें से सुलिंगर और युन गु दोनों एक साथ बाहर आए। जो सीन उनके सामने था उसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा हैरान रह गए।
युनगु ने चारों तरफ नजर डाली। चेहरे पर काफी अजीब इमोशंस थे। सुलिंगर जल्दी से युनचे के पास आई, उसके जिस्म पर नजर डाली। जब उसने देखा कि युनचे के जिस्म पर खून की एक बूंद तक नहीं, तब जाकर उसने गहरी सांस छोड़कर सुकून लिया। युनचे ने उसे तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ठीक है, ये सब लोग ही मुसीबत में हैं। उसके चेहरे से पूरा टेंशन चला गया। उसने सुलिंगर का हाथ पकड़कर युनगु के सामने ला खड़ा हुआ। युनचे ने रेस्पेक्ट से समझाया, सीनियर, फिक्र मत कीजिए, ये सब लोग सिर्फ आइस प्रोफाउंड एनर्जी से सील किए गए हैं, कोई मरा नहीं। जो तीनों हेड्स थे, मैंने बस उनकी प्रोफाउंड कल्टिवेशन ट्रिपल की है, ताकि दोबारा फ्यूचर में किसी को तकलीफ ना दे सके। उनका आगे क्या करना है, ये सब उन पर आया है। आप ही डिसाइड करिए कि उनका क्या होना चाहिए। युनगु काफी देर तक युनचे को ताकता रहा। आंखों में कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्स एहसास थे। फिर उसने नजर हटाकर अपने पैरों के पास पड़े तीनों आदमियों की तरफ देखा। हल्की सी सांस भरी, फिर आंखें बंद करके कहा, उन्हें छोड़ दो। यह जवाब युनचे के लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। उसने तुरंत आइस सील नहीं तोड़ा, बल्कि पूछा, सबको छोड़ दूं? सीनियर, आपको पता है कि इनके पीछे कौन लोग खड़े हैं। आप तो इतने बड़े दिल से इन्हें माफ कर देंगे, लेकिन ये आपको दोबारा माफ नहीं करेंगे। थोड़े ही दिनों में ये लोग दोबारा आप पर टूट पड़ेंगे। शायद इस बार और भी खतरनाक तरीके से बदला लेने आएंगे। फिर भी आप उन्हें छोड़ने की ही सोच रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं अभी के अभी सबको मार सकता हूं। ये उनके किए का पूरा पूरा बदला होगा। कोई निशान भी नहीं बचेगा। फ्यूचर में कोई आप पर उंगली भी नहीं उठा पाएगा। आइस में जम चुके लोगों का बॉडी अभी भी हिल नहीं सकता था, आवाज तक नहीं निकल सकती थी, लेकिन बाहर की हर बात उनके कानों में पूरी क्लियर जा रही थी। युनगु के लफ्ज सुनकर तो उन्हें सुकून मिला, लेकिन युनचे के बाद के लफ्ज सुन के सबका दिल फिर से डूब गया। आंखों में डर और बेबसी आ गई। युनगु ने बहुत गहरी सांस लेकर कहा, मेरी पूरी जिंदगी का मकसद लोगों की जान बचाना रहा है। मैं कैसे इतनी जिंदगियां अपनी वजह से खत्म होने दे सकता हूं? ये लोग सिर्फ लालच में अंधे हैं। कोई ऐसा गुनाह नहीं कि उन्हें मार दिया जाए। अभी तक जो कुछ इनके साथ हुआ, उससे इन्हें सजा मिल चुकी है। इनको छोड़ दो, ये लोग मरने लायक नहीं। युनचे के दिमाग में तुरंत एक और आवाज गूंजी, फिर क्या मास्टर मरने लायक थे? हेवन थ्वाटिंग सेक्ट, 7 स्टार्स डिवाइन पैलेस, सोरिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेक्ट, ये लोग एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की पावर पिरामिड के टॉप पर बैठे थे, कानून बनाते, तोड़ते। इनमें से हर एक 100,000 साल से जी रहे थे। उनके हाथ पहले से इनोसेंट लोगों के खून से रंगे हुए थे। ऐसे लोग अगर आगे भी 100-200 साल जी गए तो और कितनी नई इनोसेंट जानों को मरते देखना पड़ेगा। इन्हें जिंदा छोड़ देना मतलब फ्यूचर में अनेक लोगों को मौत देना, और उल्टा अगर अभी इन्हें मार दिया जाए तो शायद फ्यूचर में 100-200 लोगों की जिंदगी बचा ली जाए। ऐसी लॉजिक कोई और बेनिवोलेंट बंदा होता तो शायद जोर शोर से बताता, लेकिन युनचे अपने मास्टर के सामने ये बोल्ड क्लेम नहीं कर सकता था। और युनगु जितने एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट थे, उन्हें ये सब कुछ सोचने में क्या लगता। युनचे ने हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है सीनियर, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा। उसने उंगली हिलाई और आइस पल भर में पिघलकर गायब हो गया। काफी देर से जमे हुए एल्डर्स और डिसाइपल्स जैसे ही फ्री हुए, वीक होकर धड़ से जमीन पर गिर पड़े। कोई किसी को संभालते हुए, कांपते हुए खड़े होने की कोशिश करता रहा, कोई बस ठंडे डर में हिलता रहा। यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो वाकई जिंदा बच गए। युनचे ने उन पर ठंडी नजर डाली। मेरा असल इरादा सबको यही खत्म कर देने का था, लेकिन सीनियर मेडिकल सेंट ने तुम्हारी बुराई का बदला भी नेक दिली से दिया और तुम सबको माफ कर दिया। जब मेडिकल सेंट खुद तुम्हें छोड़ना चाहते हैं, तो मैं भी आज के लिए तुम्हें यहां से जाने दे रहा हूं। जमते हुए सब लोगों ने ध्यान से सिर उठाकर उसकी बात सुनी। तभी उन्हें यकीन आया कि सच में उन्हें जाने दिया जा रहा है। सब लोगों ने हिचकिचाते हुए टूटती आवाजों में सीनियर मेडिकल सेंट का शुक्रिया अदा किया। अपने 3 सेक्ट मास्टर्स के पेस्ट जैसे जिस्म को खींचते हुए तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में मतलब ही फियर के मारे भागने लगे। पहले तो पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ती गई। डर इतना था कि किसी को भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। युनगु ने झुककर युनचे को सलाम देने की कोशिश की, बोलते हुए कि उसका एहसान चुकाने का कोई तरीका नहीं, लेकिन वो जिंदगी भर इस दिन को याद रखेंगे। युनचे ने सुलिंगर को साथ खींचते हुए लाइटनिंग की तरह पीछे को जंप किया, ताकि मास्टर का वो प्रणाम खाली हवा में ही रह जाए। उसके पेशानी पर पसीना आ गया। सीनियर, ये बिल्कुल ठीक नहीं। आप ही क्या कर रहे हैं? मैं कैसे इतने बड़े सम्मान का हकदार हो सकता हूं? आप इस युग के मेडिकल सेंट हैं। आपकी मदद करना मेरे लिए तो खुद एक सम्मान है। युनचे की इतनी अजीब हरकत देखकर युनगु थोड़ा पल भर के लिए हैरान हुआ।
फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इतनी ज्यादा शॉकिंग प्रोफाउंड स्ट्रेंथ रखने के बावजूद तुम्हारा रवैया इतना हल्का और नरम है, ये वाकई इस दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग है। आज तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी ही नहीं बचाई। अगर स्काई पॉइजन पर्ल उन बुरे लोगों के हाथों में चली जाती तो पता नहीं फ्यूचर में कितने लोग उसके जहर से मर जाते। युनचे का दिल हिल गया। उसने सीधा पूछा, सीनियर का क्या इरादा है? स्काई पॉइजन पर्ल का क्या करने वाले हैं? युनगु ने उसकी आंखों में छुपी गहरी मुलाहजा देखकर स्माइल के साथ बताना शुरू किया, लगता है छोटे भाई को वाकई इसके बारे में कुछ पता नहीं। ये स्काई पॉइजन पर्ल लगभग 4 साल पहले दिखना शुरू हुआ। कहा जाता है कि ट्रू वर्मिलियन कंट्री के मिराज कैचर सिटी में एक बेओपारी को ये मिली थी। ट्रू वर्मिलियन कंट्री की मिराज कैचर सिटी, ये सुनते ही युनचे का पूरा जिस्म कस गया। साथ ही सुलिंगर के हाथ ने भी उसका बाजू कस के पकड़ लिया। ये वही शहर था जिसे उसने पिछली जिंदगी में स्काई पॉइजन पर्ल के जहर से मिटाया था, जहां 1,70,000 लोग और जितनी भी जिंदा चीजें थी सब स्काई पॉइजन के जहर से मर गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मिराज कैचर सिटी में 2 बड़े सेक्ट थे जिनसे उससे नफरत थी, लेकिन सीधे टक्कर लेने लायक ताकत नहीं थी। ये उसके दोनों जन्मों के सबसे बड़े गुनाहों में से एक था। और उसी वक्त स्काई पॉइजन पर्ल का जहर भी पूरी तरह यूज अप हो गया था। तब से वो दोबारा जहर रिलीज नहीं कर सका। युनगु ने बताया, जिस परिवार को वो मोती मिली उन्होंने सोचा ये कोई खूबसूरत सी मोती है, इसलिए घर में सजा दी। कुछ दिन बाद एक रात पूरा घर अजीब ग्रीन लाइट में नहा गया और सुबह सब लोग मरे हुए मिले। उन सब की मौत ऐसे जहर से हुई जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। तब से जब भी स्काई पॉइजन पर्ल दिखाई दिया उसके साथ कहीं ना कहीं पॉइजन्स डिजास्टर आता, हर दफा पहले से ज्यादा खौफनाक। और लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो इसका जहर खुद के फायदे के लिए यूज करना चाहते थे। सदर्न स्काई कंट्री के फ्लीटिंग विला वालों को भी ये स्काई पॉइजन पर्ल किसी तरह मिल गया और उन्होंने भी बड़ी तबाही का प्लान बनाया। लेकिन इतने बड़े सेट के साथ उसने बहुत भारी सांस छोड़ी। सुलिंगर ने धीमे से युनचे के करीब होकर कहा, बिग ब्रदर युनचे, क्या ये स्काई पॉइजन पर्ल? युनगु को उनके अजीब चेहरे अब भी नजर नहीं आए। वो बात जारी रखे रहा, कुछ महीने पहले मुझे फ्लीटिंग विला से स्काई पॉइजन पर्ल मिल गया। तब पता चला कि इसकी असली ताकत अफवाहों से भी कई गुना ज्यादा है। मुझे महसूस हुआ कि अभी इसका जहर बस थोड़ा ही जागा है। अगर ये पूरी तरह से जाग गया तो। उसकी बात आधे में ही रुक गई। चेहरा एकदम से बदल गया। युनचे हैरानी से बोला, सीनियर। युनगु ने अचानक सिर उठाकर जोर से चीखा, तुम दोनों तुरंत यहां से चले जाओ। स्काई पॉइजन पर्ल का जहर अभी कंट्रोल से बाहर जाने वाला है। अभी नहीं गए तो तुम भी बचा नहीं पाओगे। युनचे कैसे जा सकता था? उल्टा उसने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, सीनियर, स्काई पॉइजन पर्ल तुरंत निकालिए। मेरे अंदर कुछ खास चीज है जो शायद जहर को कंट्रोल कर सकती है। युनगु जैसे प्योर दिल के आदमी के लिए किसी और की जान को रिस्क में डालना इम्पॉसिबल था। वो उन्हें फिर से समझाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि युनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अब तक उसने जितनी देखी वैसे कभी नहीं देखी। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को तैयार किया और स्काई पॉइजन पर्ल बाहर निकाली। एक हल्का ग्रीन गोल मोती उसके हाथ में चमका, जो थोड़ी अग्रेसिव सी ग्रीन लाइट छोड़ रहा था। वो पेल ग्रीन पॉइजन्स लाइट जैसे ही युनचे की आंखों में पड़ी, उसके दिल में एक सीधा जोर सा महसूस हुआ, जैसे 2 यार सालों बाद मिल रहे हों। युनगु कुछ बोल पाता उससे पहले ही स्काई पॉइजन पर्ल अपने आप ही उसके हाथ से निकलकर सीधा युनचे की तरफ उड़ गया। युनचे ने बिल्कुल भी डोज नहीं किया, बस हैरान नजर से उसे आसपास आता देखता रहा जब तक वो सीधा उसके सीने तक नहीं पहुंचा। युनगु ने इंस्टिंक्ट से हाथ बढ़ाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन उसी पल स्काई पॉइजन पर्ल से एक लाइट निकली और सीधा युनचे के जिस्म के अंदर घुस गई, जैसे पानी में पत्थर गिर जाता है। एक पल में ही गायब। एक पेल ग्रीन लाइट युनचे के पूरे जिस्म पर चमक उठी। धीरे धीरे उसने दोनों हाथ उठाए। उसके बाएं हाथ पर वही जानी पहचानी जेड ग्रीन प्यूरिफिकेशन की लाइट थी और दाएं हाथ पर पेल ग्रीन पॉइजन्स लाइट, जहर की लाइट। पहले जब उसने डुआन हैशा और बाकी लोगों की बात सुनी थी, वो सोच रहा था कि शायद ये सिर्फ नाम का कोइंसिडेंस है, क्योंकि रियल स्काई पॉइजन पर्ल तो पहले ही उसके बॉडी में फ्यूज थी। 2 स्काई पॉइजन पर्ल्स एक दुनिया में कैसे हो सकते थे? लेकिन जैसी युनगु ने वो मोती बाहर निकाला, उस पल युनचे के दिल में एक क्लियर सी कनेक्शन वाली फीलिंग आई। उसके बॉडी में फ्यूज स्काई पॉइजन पर्ल ने भी इसे महसूस कर लिया और उसके दिमाग में 3 लफ्ज उभरने लगे, स्काई पॉइजन पर्ल। जो स्काई पॉइजन पर्ल युनचे के बॉडी में था वो असली था, और जो युनगु के हाथ में अभी था वो भी असली था। लेकिन ये दोनों अलग अलग तरह के स्काई पॉइजन पर्ल थे। जो पर्ल युनचे के साथ फ्यूज था
उसमें प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग की पावर्स थी, लेकिन पॉइजन पावर्स नाम की कोई चीज नहीं थी। पॉइजन पावर तो स्काई पॉइजन पर्ल का मेन हिस्सा माना जाता था, लेकिन इतने सालों में भी उसमें पॉइजन की कोई नई निशानी नहीं आई। यूनचे ने यह फैक्ट कभी जैस्मिन को नहीं बताया, लेकिन खुद रोज इस बारे में सोचता रहता था। अब जो पर्ल यूनगो के पास था उसमें प्योर पॉइजन पावर्स ही थी। जैसे ही ये दूसरा स्काई पॉइजन पर्ल यूनचे के जिस्म में फ्यूज हुआ, उस पर लगी हुई मेमोरी सील ने उसके सारे सवालों का जवाब दे दिया। पिछली जिंदगी में एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट पर जब यूनगो ने स्काई पॉइजन पर्ल यूज दिया था, उसने जोर दिया था कि कभी इसके जहर को फ्री मत करना। लेकिन यूनगो की मौत के बाद यूनचे ने बदले में पागल होकर स्काई पॉइजन का सील तोड़ दिया और अनेक लोगों सेक्स को मिटा दिया। लास्ट टाइम जब उसने जहर छोड़ा, तब उसने सिर्फ बाकी बचे पॉइजन पावर्स ही नहीं, बल्कि असली पॉइजन ओरिजिन तक रिलीज कर दिया। नॉर्मली जब पॉइजन ओरिजिन रिकवर हो जाता तो वो अपने आप स्काई पॉइजन पर्ल में लौट आता, लेकिन मिरर ऑफ संसारा के इंटरफेरेंस की वजह से वो स्काई पॉइजन पर्ल, जिसमें अब जहर का ओरिजिन नहीं था, अजीब तरीके से यूनचे के जिस्म में फ्यूज हो गया और उसके साथ ही दोबारा जन्म लेकर एक अलग वर्ल्ड में आ गया। टाइमलाइन भी मिसमैच हो गई। जो पॉइजन ओरिजिन एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट पर बचा था, वो मिरर की पावर्स की वजह से गायब नहीं हुआ। जब वो रिकवर हुआ, स्काई पॉइजन पर्ल तक वापस नहीं पहुंच सका, इसलिए उसने अपना अलग से जिस्म बना लिया और दूसरा स्काई पॉइजन पर्ल प्रोड्यूस कर दिया। अब यूनचे जैसे ही उसके करीब आया, दोनों स्काई पॉइजन पर्ल्स ने एक दूसरे को महसूस किया और फिर से एक हो गए। आज तक यूनचे को यह पता भी नहीं था कि जो स्काई पॉइजन पर्ल उसके पास है वो असल में अधूरा था। उसमें पॉइजन ओरिजिन ही नहीं था, इसलिए उसमें पॉइजन पावर्स भी नहीं थी। अब जब इन दोनों के बीच टाइम स्पेस मिसमैच खत्म हुआ, दोनों मिलकर फिर से पूरा स्काई पॉइजन पर्ल बन गए, और वो भी यूनचे के जिस्म के अंदर। यूनगो के चेहरे पर बहुत कम दिखने वाली हैरानी थी। यह सब उसके लिए बिल्कुल समझ से परे था। यूनचे ने सिर्फ एक ख्याल सोचा और उसके हाथ में की ग्रीन लाइट तुरंत बुझ गई। पॉइजन सोरा का एक जर्रा भी बाहर नहीं रह गया। पहले वो बस मुश्किल से स्काई पॉइजन पर्ल को कंट्रोल कर पाता था, लेकिन अब फ्यूज होने के बाद उसे उसका पूरा स्ट्रक्चर पता था। पॉइजन ओरिजिन वापस आया तो स्काई पॉइजन धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। अभी तक वो ओरिजिनल के लगभग 10% तक लौट चुका था। अगर अभी उसे पूरी तरह रिलीज कर दे तो एक छोटे से शहर को जहर का कैदखाना बनाने के लिए काफी था। यूनचे ने प्योर ईमानदारी से कहा, सीनियर मेडिकल सेंट, ये स्काई पॉइजन पर्ल अब पूरी तरह से जूनियर को रिकॉग्नाइज कर चुका है। मैं इसे अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सकता हूं। अब इसके जहर का कंट्रोल से बाहर जाना लगभग नामुमकिन है। आपको इसकी पॉइजन पावर के फ्लेयर अप होने की चिंता करने की जरूरत नहीं। यूनगो वैसे भी सिंपल आदमी नहीं थे। कुछ पल हैरान रहने के बाद उन्होंने फिर से जेंटल स्माइल की। कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं भी सुकून से रह सकता हूं। उन्होंने इसके पीछे की वजह नहीं पूछी, ना ही यूनचे के इरादों पर सवाल उठाया। उनके चेहरे पर जो नरमी थी वो बिल्कुल असली थी। जो उन्होंने देखा उसके मुताबिक यूनचे की आंखें बिल्कुल पानी जैसी साफ, हर लफ्ज में ईमानदारी। इतनी कातिल वाली स्ट्रेंथ के बावजूद ना एरोगेंस ना केयरलेसनेस। ऊपर से जब वो तीनों बड़े सेक्स को ऐसे कैजुअली प्रेस कर सकता है, तो उसके लिए एक स्काई पॉइजन पर्ल, जो ना जाने जीत या हार का कौन सा साया है, उसको लेने या ना लेने का कोई मतलब ही नहीं। यूनगो ने प्यार भरी आवाज में कहा कि आज जैसा आदमी मिला वो उसकी जिंदगी का एक बड़ा ब्लेसिंग है। ऐसी अर्थ शेकिंग स्ट्रेंथ, ऐसा रवैया, पक्का तुम्हारे पास अपनी कोई बड़ी जिम्मेदारी होगी, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा बांध के नहीं रखूंगा। अगर फ्यूचर में कभी मेरे किसी छोटे से काम में तुम्हारा यूज हो सकता हो, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। यूनचे ने तुरंत पूछा, सीनियर, अब आप कहां जाने का प्लान कर रहे हैं? यूनगो ने हंसी के साथ कहा कि एक डॉक्टर का कोई फिक्स्ड घर नहीं होता, जहां जाए वही उसका घर, लेकिन हर जिंदगी का एक अंत होता है। अब उन्हें एक सक्सेसर ढूंढना होगा जो उनकी सारी स्किल्स और दिल की दयालुता दोनों को आगे ले जाए। लेकिन दुनिया तो बहुत गंदी हो गई है और ऐसे लोग मिलना किस्मत का खेल है, ढूंढ के नहीं मिलते, इसलिए नहीं पता कब उनकी ये इच्छा पूरी होगी। हार्ट ऑफ मेडिसिन। यूनचे ने हाथ कस लिए। उसने गिल्टी फील करते हुए उनकी आंखों में सीधा देखने से बचने की कोशिश की। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें उस पर रखी थी, लेकिन यूनचे ने वो रास्ता छोड़कर उल्टा एक्सट्रीम निकाल लिया, डॉक्टर के बदले कातिल का। यूनचे ने पूरी ऑनेस्टी से बोला, सीनियर मेडिकल सेंट, जिन लोगों को आपने अभी अभी माफ किया, जो भाग गए, वो सब जानते हैं कि स्काई पॉइजन पर्ल आपके पास है। थोड़े ही दिनों में ये बात पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाएगी।
चाहे आप सबको कह भी दो कि अब वो आपके पास नहीं, कोई नहीं मानेगा। फिर ये लोग दोबारा आपके पास आ जाएंगे, शायद इस बार और भी खतरनाक तरीके से। क्या सीनियर ने ये सब सोचा नहीं? युनगु ने हल्का सा सिर हिलाकर मुस्कुराया। ये चीज भलाई है या बुराई, ये तो आसमान ही तय करेगा। आज जो तुमने उन सबको सबक सिखाया है, इसके बाद शायद कोई हिम्मत नहीं करेगा। युनचे ने सीधे जवाब दिया। डर की लिमिट होती है, लालच की नहीं। वो उनके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया, आवाज थोड़ी सी तेज हो गई। मुझे पूरा यकीन है, अगर सीनियर यहीं एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में रहे तो जल्दी मास्टर को आज जैसे या उससे भी बुरी हालत में घिरना पड़ेगा। फिर वो बोला, सीनियर मेडिकल सेंट, इसके लिए जूनियर के पास एक सॉल्यूशन है। मैं एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट का नहीं हूं, बल्कि इल्यूजरी डीमन रियल नाम की जगह से आया हूं। मैं चाहूंगा कि सीनियर मेरे साथ वहां चलकर रहें। वहां मैं गारंटी करता हूं कि कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, ना कोई बदतमीजी करेगा। युनगु ने उसे काफी देर तक घूर कर देखा, फिर सॉफ्टली बोला कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि युनचे कहीं और से आया है। उन्होंने युनचे के इस दिल से किए गए ऑफर के लिए बहुत शुक्रिया किया, लेकिन बताया कि उनकी जड़ यहाँ की मिट्टी में लगी है। उनका मेडिकल रास्ता भी इसी धरती पर चलता आया है। युनचे ने तुरंत इंटरप्ट किया, नहीं, सीनियर ऐसा कहकर गलत कर रहे हैं। आपका दिल एक ऐसे डॉक्टर का है जिसे सब इज्जत देते हैं। आपने जिंदगी भर जिस चीज का पीछा किया वो हार्ट ऑफ मेडिसिन है। अगर ये सिर्फ हार्ट ऑफ मेडिसिन की बात है तो उसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलाज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, कैसे भी रेस के हो, किसी भी स्टेटस के हो, कहीं भी रहते हो। युनगु का जिस्म हल्का सा कांप उठा। युनचे ने बात आगे बढ़ाई, अगर आपकी पूरी जिंदगी मेडिसिन के पाथ और हार्ट ऑफ मेडिसिन में लगी है तो फिर यह फर्क ही क्या पड़ता है कि आप एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में लोगों का इलाज कर रहे हो या इल्यूजरी डीमन रियल में। ऊपर से इल्यूजरी डीमन रियल की टेरिटरी एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट से भी बड़ी है। वहां ज्यादा लोग हैं, ज्यादा रेसेस है और ज्यादा लोग हैं जिन्हें आप जैसे डॉक्टर की जरूरत है। वहां भी आप दिन रात लोगों की जान बचा सकते हो। और मुझे प्योर यकीन से कहने दो, कुछ ही सालों में आपका नाम पूरे इल्यूजरी डीमन रियल में गूंजेगा। अगर आप फिर भी यही रुकने पर जिद करते हैं और अगर कल को आपके साथ कुछ हो गया तो आपने जितना सीखा, जो सपने देखे, सब वेस्ट हो जाएगा। पहला रास्ता चुनोगे तो आपकी जिंदगी मीनिंगफुल होगी और बहुत लोगों के लिए ब्लेसिंग बनेगी। दूसरा रास्ता चुनोगे तो शायद आप कम से कम 100,000 लोग कम बचा पाओगे। हो सकता है एक सक्सेसर तक ना मिले और फ्यूचर के लोग भी उसकी सजा झेलें। युनचे की बात सुनकर युनगु कुछ देर के लिए पूरी तरह से खामोश हो गए। उनकी नजर धीरे धीरे बदलने लगी। सुलिंगर भी धीमे से बोली, सीनियर मेडिकल सेंट, प्लीज हमारे साथ इल्यूजरी डीमन रियल चलिए। यहां आपके लिए बहुत ज्यादा खतरा है। युनचे ने भी सांस रोककर मास्टर को देखना शुरू कर दिया। आखिर युनगु अचानक पलटकर मुस्कुराए और कहा, सही कह रहे हो। जब से मैंने अपनी जिंदगी मेडिसिन के नाम की, तब से फर्क क्या पड़ता है कि मैं कहां हूं। सिर्फ यहां से जाना ही ज्यादा लोगों को बचाने का रास्ता खोल सकता है। छोटे भाई, तुमने इस बूढ़े आदमी की आंखें खोल दी। लगता है मेरी हार्ट ऑफ मेडिसिन अभी भी अधूरी है। युनचे खुशी से भर गया, तो सीनियर तैयार हैं? युनगु फिर से मुस्कुराकर बोल उठे, मुझे तुम दोनों जवानों को तकलीफ देनी पड़ेगी, मुझे भी साथ लेकर चलो। युनचे और सुलिंगर ने एक साथ खुशी से चीख दी। आंखों में आंसू चमकने लगे। उनके खुशी के चेहरे देखकर युनगु भी हंसने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी आंखों में भी पानी आ गया। युनचे ने तुरंत सुलिंगर और युनगु दोनों को प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में बिठाया। फिर दोनों के साथ ग्रैंडविक क्लैन वापस आए, जहां से सुलिंगर ने अपनी मां की छोड़ी हुई कुछ चीजें उठाई। कुछ टाइम एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में रुकने के बाद प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क ने दोबारा एक्टिवेशन ली और दूसरा मिलियन किलोमीटर का स्पेटियल ट्रैवल स्टार्ट हो गया। अब सुलिंगर भी उसके साथ थी, मास्टर भी साथ थे। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में अब कोई ऐसी चीज नहीं बची थी जिसका उसे अफसोस हो। जब वो एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट आया था, उसे क्लियर था कि वो मौत के लिए लिखा गया है। बस इतनी छोटी सी इच्छा थी कि मरने से पहले एक बार लिंगर को देख ले। ये उम्मीद भी नहीं थी कि लिंगर के साथ साथ मास्टर भी मिल जाएंगे। ऊपर से जो स्काई पॉइजन पर्ल उसके पास कब से इनकम्प्लीट था, वो भी आज पूरा हो गया। जो डेविल ओरिजिन ऑर्ब उसकी जान लेने वाला था, वो अब खतरा नहीं रहा, बल्कि उसका अपना एक पावर सोर्स बन गया। अब उसे मरना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ भी इतनी ऊपर जंप मार गई जो कभी सोचा भी नहीं था। और ऊपर से उसने एक ऐसा खौफनाक राज भी हल्का सा छू लिया जो शायद देवता तक नहीं जानते थे। ये एज्योर क्लाउड की ट्रिप सिर्फ उसकी इच्छा पूरी करने तक सीमित नहीं रही, ये तो जैसे उसकी पूरी जिंदगी को दोबारा जन्म देने जैसा साबित हुई।
इल्यूजरी डीमन रियल्म कॉन्टिनेंट के डीमन इंपीरियल सिटी मैन यून हाउस होल्ड मैन जब से यूनचे को गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली के अंदर भेजा गया था, तब से लगभग 1 महीना बीत चुका था बिना किसी खबर के। पूरा यून हाउस होल्ड एक अजीब दबाव भरे माहौल में डूबा हुआ था। लिटिल डीमन एम्प्रेस और फैंग सुएर हर रोज गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली जाती थी, लेकिन इंफॉर्मेशन मिलना तो दूर, उन्हें वहां अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, डीमन इंपीरियल सिटी में छाया तनाव और भारी होता जा रहा था। बड़ी बड़ी फैमिलीज के पैट्रियार्क्स और सारे ड्यूक्स बेचैन और परेशान थे। उन्होंने अपनी पूरी फोर्सेस हमेशा रेडी मोड में रखी हुई थी ताकि कभी भी जंग के लिए निकल सके, क्योंकि हर नया दिन शुआन युआन वेंटियन के दोबारा नजर आने की तय तारीख के और करीब लेकर आ रहा था। कुछ दिन तक जिस्म और दिमाग पर ऐसा बोझ उठाए रहना फिर भी मैनेजेबल था, लेकिन इतना लंबा टाइम हो चुका था कि शुआन युआन वेंटियन के एक्चुअल आने से पहले ही डीमन इंपीरियल सिटी की हालत टूटने वाली हो गई थी। जो प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स ये कसम खाकर बैठे थे कि शहर को जान देकर भी बचाएंगे, उनकी हिम्मत भी धीरे धीरे घिसने लगी थी। यून रेसिडेंस के बिल्कुल ऊपर के आसमान में कुछ स्पेटियल रिपल्स के बाद प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क चुपचाप नजर आया, जो 4 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा का फासला क्रॉस करके आया था। यूनचे ने सुलिंगर और यूनगु को यहां का परिचय दिया, बताया कि ये इल्यूजरी डीमन रियन की इंपीरियल सिटी है और बिल्कुल नीचे उनका घर है। दिल में अंदाज की लहरें बार बार उठ रही थी। वो गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में आधे महीने से ज्यादा अटका रहा, फिर जोर क्लाउड कॉन्टिनेंट में भी करीब 10-12 दिन लगा दिए। अब तक तो सब लोग चिंता से आधे मर चुके होंगे। ऊपर से वो ये भी कभी नहीं सोच सकते कि इस दौरान यूनचे के साथ क्या क्या हुआ। सुलिंगर ने इतने बड़े शहर को देखकर, जिसका अंत एक नजर में दिखता ही नहीं था, हैरानी से सांस ली, लेकिन उसके दिल में सबसे ज्यादा चिंता थी। अब वो यूनचे के असली माँ बाप से मिलने वाली थी, और यूनगु ने कहा कि यहाँ की ओरा इज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट से बहुत अलग है। उसने सोचा भी नहीं था कि जिंदा रहते हुए ही उसे किसी नई दुनिया देखने का मौका मिलेगा, लेकिन एक बार आ चुके हैं तो बहुत शांति से सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। यूनचे मुस्कुराया, बोला कि थोड़े ही दिनों में उन्हें ये जगह पसंद आने लगेगी। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चीख मारी, दादाजी, फादर, मदर, लिटिल आंट, शाओ यून, चाई, यूएर, सुएर, मैं वापस आ गया हूं। यूनचे की ये गरज यून रेसिडेंस में, जो कुछ दिनों से उदासी में डूबा हुआ था, एक पल में ही हजारों लहरों जैसी हलचल ले आई। दरवाजों के जोर से खुलने की आवाजों का पूरा हॉलवे में टकराव होने लगा। हॉल में बैठी कांग युए और शाओ लिंगशी लाइटनिंग की तरह बाहर दौड़ी और देखा कि यूनचे आसमान से नीचे उतर रहा है। यूनचे ने उन दोनों को देखा और दोनों बाहों को पूरी तरह खोलकर बड़ी स्माइल के साथ उन्हें अपनी बाहों में बुलाया। कांग युए और लिंगशी एक लेफ्ट से एक राइट से सीधा उसके सीने से टकरा गई। शाओ लिंगशी के दिल में पिछले कुछ दिनों की सारी तरस, डर और चिंता एक साथ फट पड़ी। वो ऐसे रोई जैसे जोर की बारिश हो। कांग युए, जो इतने सालों में काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, उसका जिस्म भी रोकते रोकते कांपने लगा। गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। सुलिंगर चुपचाप यूनचे की पीठ का सिलुएट देख रही थी। उसके दिल के इमोशंस इतने मिक्स थे कि बयान नहीं हो सकते, लेकिन एक औरत होने के नाते वो क्लियरली महसूस कर सकती थी कि इन दोनों लड़कियों का यूनचे के लिए क्या एहसास है, कितना गहरा, कितना जलता हुआ। शाओ ली को साथ लेकर शाओ यून जल्दी जल्दी भागते हुए आए। उनके पीछे टाइट हग में योंगान को पकड़े नंबर 7 अंडर हेवन भी थी। ये मैरिड कपल पूरा वक्त यून हाउस होल्ड में ही रह रहे थे। यूनचे ने हल्का सा मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया, माना कि इस दौरान दादाजी का ध्यान रखना जरूर मुश्किल रहा होगा। शाओ यून की आंखों में पानी आ गया, आवाज भराई, बस इतना काफी है कि बिग ब्रदर ठीक है। यूनचे के नहीं होने के दिनों में वो भी एक्सट्रीम डर में जी रहा था। जिस दिन यूनचे को गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली भेजा गया था, उसकी हालत देखकर वो सच में डर गया था। वो और नंबर 7 अंडर हेवन मिलकर शाओली को हर तरह से तसल्ली देते रहे, कहते रहे कि यूनचे की जिंदगी किसी भी आदमी से ज्यादा जिद्दी है, लेकिन सच ये था कि दोनों खुद पूरे दिनों रात खौफ में जी रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।